हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट का पार्ट 1 किया था। ओके, आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, लिंक उसका, आप वहां से पार्ट 1 को कर सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोगों ने अभी 1840 और 1848 वाला जो युद्ध हुआ था, जिसमें इटली का जो एकीकरण था, उसका द्वितीय चरण पे हम लोग आज बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और अगर आप मैट्रिक का तैयारी बिल्कुल मुफ्त में सभी विषय का करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए कल से आगे का आज हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें एकीकरण का जो द्वितीय चरण था, किसका, इटली का, उसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, हर चीज़ बता दिए थे। आज हम लोग सबसे ज़्यादा जो चीज़ फोकस करना है वो ये है एमसीक्यू को। ठीक है, जब भी हम पढ़ेंगे तो जो ब्लू से अंडरलाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो लड़के नए हैं आज वो पढ़ रहे हैं, और जैसे मान लीजिए ये रेड कलर का मैंने अभी लिया, तो ये आपको अपने किताब में जब भी आप पढ़ेंगे तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इससे आपका एमसीक्यू उसी वक्त तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बात हम बता दिए, ये आपको ध्यान में खुद से रखना है। तो आइए एकीकरण का जो द्वितीय चरण है उसको देखते हैं कि इसमें कहा गया था कि 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल रहे थे। मतलब जो दो हुआ था 1840 और 1848, ये दो, वो इटली का जो एकीकरण होने वाला था उसके लिए ये असफल रहा। परंतु धीरे धीरे इटली के में जो लोग थे उनके अंदर जागरूकता बढ़ रही थी, साथ ही राष्ट्र की भावना भी तीव्र हो रही थी। भले ही वो दोनों आंदोलन फेल हो गए थे, लेकिन उनके अंदर, वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना और जागरूकता बढ़ रही थी। ठीक, उसके बाद इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अब असफल हो जाने के बाद जो वहाँ का सत्ता का बागडोर था वो किसने संभाला इटली के एकीकरण का, तो विक्टर इमैनुअल। ठीक, सीधे क्वेश्चन आ सकता है आपको एमसीक्यू में कि विक्टर इमैनुअल किस एकीकरण से संबंधित था, तो आपको कर देना है इटली के एकीकरण से। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे है कि विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यहाँ पे आप अंडरलाइन कीजिए इसको रेड से, रेड कलर से, या जिससे भी आप अपने किताब को अंडरलाइन कर रहे हैं उसको करते चलिएगा। विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक, अब यहाँ से इसके बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस हरदम, चाहे वो लिखित हो यानी सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आते हैं। तो आपको देखना है कि काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ राष्ट्रवादी था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। ठीक, कौन, काउंट काबूर के अनुसार जो इटली का एकीकरण था उसमें सबसे बड़ा समस्या कौन उत्पन्न करता था, तो ऑस्ट्रिया। ठीक, ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कौन, यही काउंट काबूर। किसके साथ दोस्ती करना चाहता था, तो फ्रांस के साथ, तो हाथ बढ़ाया उसने। तो 1853-54 में क्रीमिया के युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की। कौन, क्रीमिया के युद्ध में किसके ओर से, फ्रांस की ओर से युद्ध में शामिल होने का अपना जो फैसला लिया। ठीक, उसके बाद फ्रांस ने किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं किया था। अब बताइए, बिना न्योते का ये पूरी खाने चला जा रहा है, कौन, काउंट काबूर। क्योंकि इसको तो अपना देखना है कि इटली का एकीकरण करवाना है, तो उसमें जो बाधा है वो कौन है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। तो ऑस्ट्रिया हटेगा कब, तो फ्रांस के सहायता से। तो फ्रांस युद्ध होने वाला था, तो बिना न्योता का फ्रांस का साथ देने लगा, जबकि फ्रांस इसको बुलाया ही नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा लाइन, इस प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस की शांति सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। मतलब जब खत्म हो गया लड़ाई झगड़ा तो शांति हुआ, कौन, पेरिस का शांति, उसमें बुलाया गया। इसमें काबूर की जो महत्व था वो बढ़ गया।
क्यों? क्योंकि भाई बिना बुलाए गया था। भले उस वक्त तो खराब लगा कि बिना कार्ड दिए ही न्योता में पहुंच गया, लेकिन बाद में जब जीता तो फ्रांस इसको महत्व देने लगा। इस सम्मेलन ने काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये तो आया ही था काउंट काबूल की ऑस्ट्रेलिया का जो इटली का एकीकरण है, उसमें जो ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करता है उसको किसी भी तरह हम गैर कानूनी घोषित कर दें और इसको किसी भी तरह अपने रास्ते से हटा दें। ठीक, उसके बाद क्या किया कि संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया कि हाँ भाई ये गलत कर रहा है, अब इटली को हम लोग किसी भी तरह मिल के आज़ाद करवाया जाए। तो समस्या की ओर काबूल ने अपने कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। ठीक, मतलब एक छोटा उसके नज़र में था, लेकिन वैसे भी हर देश को, हर राज्य को स्वतंत्र होने का अधिकार है। तो ये धीरे धीरे ही करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। ठीक, अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखते चलिएगा और अंडरलाइन करवाते चलेंगे हम लोग। और साथ ही आपको बता दें कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हर एक चीज़ हम अच्छे से समझा रहे हैं। और जब भी आप किताब पढ़ने बैठिएगा तो वीडियो को ऑन रखिएगा और लाइन बाय लाइन मिलाते हुए चलिएगा। काबूल ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। ठीक, कौन? पीडमाउंट। बदले में नीस और सेवाय नामक दो रियासत काबूल ने फ्रांस को देना स्वीकार किया। यहाँ पे नोट कीजिए कि नीस और सेवाय नाम के दो रियासत काबूल ने कौन हुए? काउंट काबूल, जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे विक्टर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विक्टर के द्वारा काउंट काबूल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो ये फ्रांस को दो जगह दिया था। कौन कौन? तो नीस और सेवाय। अंडरलाइन कर लीजिएगा, एमसीक्यू में आ जाएगा। फ्रांस ने काबूल में यह आश्वासन दिया कि यदि उत्तर मध्य और इटली की रियासत जनमत संग्रह के आधार पर पीडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस उसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबूल की आलोचना भी की जाती है कि उसने नीस तथा सेवाय नाम के प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। अब ये तो अपने इटली के एकीकरण के चक्कर में था, तो कुछ ना कुछ तो उसको देगा, तभी तो वो इधर इसका मदद करेगा। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। यदि दो प्रांत को खोकर भी उत्तर तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब कहा जाता है ना कि एक हमको जैसे मान लीजिए 1,00,000 रुपए चाहिए, तो हम अगर 2,000 रुपया खर्च कर दें 1,00,000 रुपया कमाने के लिए, तो वो खर्च में काउंट नहीं होता है। तो सेम इसने भी यही किया कि इटली को एक राष्ट्र के रूप में उभारना था। तो उसने क्या किया कि ये दो जगह नीस और सेवाय उसको फ्रांस को सौंप दिया, क्योंकि फ्रांस के मदद के बिना इटली का जो एकीकरण था काबूल की दृष्टि में संभव नहीं था। बिना फ्रांस के सहायता के इटली का जो एकीकरण था वो संभव नहीं था। कौन ये सोच रहा था? तो काउंट काबूल। आइए नीचे वाले लाइन में देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, ये है काउंट काबूल बाबा। ये काउंट काबूल जो है, जो जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, देखने में भी सीधे ही सादा लग रहे हैं, बाकी अब उनके मन का बात कौन जानता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के संबंध सीमा विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन से फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया की सेना बुरी तरह पराजित हुई। अब बताओ, फ्रांस है, ठीक है, जानते ही हो आज के समय भी फ्रांस है, रूस है, ये सब कितना ताकतवर देश है। फ्रांस के युद्ध सेना के सामने ऑस्ट्रिया टिकेगा? ऑस्ट्रिया वही है जहाँ उस हिटलर का जन्म हुआ था। बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पीडमाउंट का कब्जा हो गया। एक तरफ दो लड़ाई लंबी होती जा रही थी, दूसरी ओर नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए जन आंदोलनरत थी। ठीक, कौन घबरा रहा था? तो नेपोलियन कि हे भगवान क्या होगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या होगा। इन परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः वेनिसिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक, नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया तथा पीडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकार की। मतलब जो नेपोलियन है तृतीय,
वो ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के बीच में ना ऑस्ट्रिया का साथ देगा ना पीडमाउंट का साथ देगा, तो क्या करेगा, तो वो न्यूट्रल रहेगा। उसी को बोलते हैं मध्यस्थता, बीचों बीच। ठीक, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आपको देखना है कि नेपोलियन को सिवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पीडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पीडमाउंट में विरोध करने का आश्वासन ले लिया। यहाँ पे इसको आप लोग रेड कलर से कर दीजिए, ठीक है, अंडरलाइन का किताब में भी कर लीजिएगा। लोभ देके कि सिवाय प्रदेश दे देंगे तुमको। चलिए, नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों में विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। चूंकि उन रियासत की जनता पीडमाउंट के साथ, इसलिए काबूर ने कूटनीति का परिचय देते हुए स्वीकार कर लिया। 1860-61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की भी रियासतें को मिला लिया तथा जनमत संग्रह का मतलब जनता के मत के अनुसार इसे पुष्टि भी कर दिया कि ऑस्ट्रिया भी फ्रांस और इंग्लैंड द्वारा पीडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। ठीक, ऑस्ट्रिया जो है फ्रांस और इंग्लैंड इसको मिलकर थपियाने लगता, इसीलिए ये कुछ नहीं कर पाया। कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को एक तरफा कोई अगर टक्कर दे रहा था तो वह कौन था? फ्रांस। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया जर्मनी एकीकरण की समस्या से जूझ रहा था तथा इस प्रकार 1862 में दक्षिण इटली रोम तथा वेनिस को छोड़कर बाकी सभी रियासत विलय रोम हो गया था। सभी ने विक्टर इमानुएल को शासक माना। ठीक है, माना या एक तो था भी विक्टर इमानुएल। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके बारे में पढ़ना है, जैसे गैरीबॉल्डी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो गैरीबॉल्डी के बारे में देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी का एकीकरण और इनका योगदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए, इस महान क्रांतिकारी गैरीबॉल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों का एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहे थे। कौन? सॉरी, उस वक्त मैंने जर्मनी बोल दिया, इटली के एकीकरण का प्रयास कर रहे थे। गैरीबॉल्डी पेशे से एक नाविक थे। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा है कि क्या बताए, कितना बार पूछा है, बहुत बार पूछ दिया है कि गैरीबॉल्डी पेशे से क्या थे, तो एक नाविक थे। नाविक जानते ही हैं, समुद्र में व्यापार करने वाले लोग। ठीक, जो नाव देखते हैं आप लोग, ये सारा जो रहता है, ये कपड़ा वाला ऐसे करके होता है, उसी को नाविक बोलते हैं, जो नाव खेते हैं। कौन? समुद्र वाला। ये जो नदी में नाव कर रहे हैं ये नाविक थोड़ी कहलाएंगे, असली नाविक तो वही हैं। ठीक, आइए अब यहाँ पे जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, यहाँ से 1862 ईस्वी में गैरीबॉल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तब काबूर ने गैरीबॉल्डी के इस अभियान का विरोध किया। कौन? वही काउंट काबूर। ठीक, प्रधानमंत्री थे, आपको पता ही है, और रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दी। ठीक, अब भेजने के बाद इसी बीच गैरीबॉल्डी का भेंट काबूर से हुआ और उन्होंने देखा कि जो काउंट काबूर है वो बरियार है, तो बेहतर है कि इससे पीछा छुड़ा लिया जाए। तो दक्षिण इटली के जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबॉल्डी ने विक्टर इमानुएल को सौंप दिया। अब भाई क्या करे, मजबूत है तो देना ही ना पड़ेगा। गैरीबॉल्डी को दक्षिण के शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमानुएल द्वारा भी दिया गया, परंतु उसने यह स्वीकार नहीं किया। ठीक है, गैरीबॉल्डी को दक्षिण जो क्षेत्र था उसका शासक बनने के लिए इनविटेशन दिया गया था, लेकिन ये बोले कि ना, हमको नहीं बनना है। वह बताओ, इतना ईमानदार आदमी आज के ज़माने में मिलेगा? ठीक, इनको सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पूछा जाए कि गैरीबॉल्डी का जो जीवन था वो कैसा था, तो साधारण किसान की भांति ये जीवन अपना जीते थे। ओके, किस तरह के जीवन जीते थे? तो साधारण व्यक्ति की तरह। त्याग और बलिदान के इस भावना के कारण, कौन चीज के कारण? तो त्याग और बलिदान के भावना के कारण गैरीबॉल्डी का चरित्र जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसमें बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और यहाँ पे एक MCQ नोट कर लीजिए कि लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी लिखी थी। लाल, बाल और पाल तीन थे ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, उन्हीं को बोला जाता है भारत में लाल, बाल और पाल। ठीक, तो लाला लाजपत राय ने ही इनकी जीवनी लिखी थी। किन की? गैरीबॉल्डी की। ठीक, याद रखिएगा, MCQ यहाँ से आता है। अब यहाँ पे जो नोट करने वाला चीज है वो ये है कि 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे नोट कर लीजिए, काउंट काबूर की मृत्यु कब हो रही है?
1862 में। उसके बाद इनके एक भाई हैं रोम तथा वेनिस के रूप में शेष इटली का जो एकीकरण हुआ वो विक्टर इमैनुअल, ठीक, कौन, विक्टर इमैनुअल, यहाँ पे थोड़ा स्लाइड कर दें, ने स्वयं किया। कौन, विक्टर इमैनुअल। और इस प्रकार अगर देखा जाए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इस प्रकार 1871 में इटली का एकीकरण मैजिनी, काबूर और गैरीबोल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेता एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। इन सभी घटनाओं के प्रसव में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि हुई। कुल मिला के इटली का एकीकरण पूरा हो गया। ठीक, बहुत ज्यादा योगदान देना पड़ा, न जाने कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोगों ने क्या क्या किया, तब जाके देश आजाद होता है। ठीक है, किसी भी देश को आजाद करने के लिए या एकीकृत करने के लिए या उसमें बदलाव करने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है, वो एक नेता के रूप में होता है, लेकिन उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जिनका प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जर्मनी का एकीकरण। जैसे इटली का एकीकरण था वैसे ही जर्मनी का एकीकरण है। ठीक, इसमें ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो जो मेन लाइन है मैं उसको आपको बताते चलूँगा और आप उसको अंडरलाइन करते चलिएगा, ताकि आप जब पढ़ाई करें तो आपको आसानी हो और हम आपके मेहनत को कम कर दे रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ देना है वो इस लाइन से है कि वहाँ प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था। कहाँ पे, जर्मनी का बात कर रहे हैं, अपना प्रभाव बनाए हुए था। दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के बहुत कैथोलिक चर्च वाले राज्य की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी। ठीक है, प्रतिनिधि सभा को क्या बोलते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए, अगर नहीं पता है आपको तो MCQ एक हो जाएगा। डायट, प्रतिनिधि सभा को क्या बोलते थे दक्षिण जर्मनी में, तो डायट बोलते थे। ठीक, अब यहाँ पे आपको आगे देखना है कि जहाँ सभी मिलते थे किंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की जो भावना थी वह नहीं थी, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। अब आपके अंदर किसी चीज़ की भावना ही नहीं जगेगी तो वो चीज़ आप कैसे कीजिएगा, चाहे वो देशभक्त हो, चाहे कोई काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो। ठीक, अब नीचे वाले लाइन में आइए आप लोग, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि प्रसा का जो चांसलर है बिस्मार्क हीगल ने विचारों से काफ़ी प्रभावित था। जो प्रसा का चांसलर है भाई, एक मिनट, स्लाइड ओपन हो गया ज़्यादा, एक मिनट क्षमा चाहते हैं आप लोग से। चलिए, यहाँ पे प्रसा का चांसलर बिस्मार्क, जिसने रक्त एवं लौह की नीति दी थी, अभी क्वेश्चन आगे आएगा, हीगल के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। क्वेश्चन आएगा बिस्मार्क किसके विचारों से काफ़ी प्रभावित था, तो हीगल के। हीगल कौन थे, तो एक आदमी थे, उनके विचारों से। ठीक है, जैसे गांधी जी भी किसी से प्रभावित थे, गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, हर किसी के कोई ना कोई गुरु होते ही हैं। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं अब हम लोग आगे। जो यहाँ पे सबसे शानदार और जानदार बात है कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से, ठीक, ब्रूसेनसेफ्ट नामक सभा स्थापित की थी। क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, आ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में वह कौन ऐसी संस्था थी या सभा थी जिसका निर्माण शिक्षक एवं विद्यार्थियों के द्वारा किया गया था, तो वो था ब्रूसेनसेफ्ट। नोट कर लीजिए ऑन द स्पॉट, हेडशॉट। ठीक, हेडशॉट, फ्री फायर, पबजी तो बैन हो गया ना जी, पबजी गया सब्जी लेने, पबजी लाइट आ गया है लेकिन कहाँ मज़ा आ रहा है। जो मज़ा था शुरू में वो थोड़ा, आप लोग फ्री फायर भी खेल रहा है, हम तो एकदम गेम हम खेलते ही नहीं हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। वाइमर राज्य की सेना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, यद्यपि मेटरनिख ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश को जारी किया। कौन, तो मेटरनिख ने। यहाँ पे इसको पूरे लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, आज तो हो ही जाएगा, बता ही देंगे, वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, इसका MCQ। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन को देखते हैं। राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रभावित हो रही थी जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। अब यहाँ पे सेकेंड लाइन में देखिए
कि जेबरलिन नामक आर्थिक संघ बनाया गया, जिसके विशेष में कहा जाता है कि उस संघ में जर्मन क्षेत्र जो थे अदालतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रकृति को बढ़ावा दिया गया। ठीक, कब बनाया गया था? तो 1834 में जर्मन व्यापारियों के द्वारा। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। हम आपका मेहनत एकदम आधा कर दिए, सब हमको पहले अपने से पढ़ना पड़ा था। अब आइए नेक्स्ट लाइन यहाँ पे कि प्रसा का जो शासक था, प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। अब यहाँ पे कौन करेगा भाई राष्ट्र का नेतृत्व? जैसे ऑस्ट्रिया था एक जगह, उसी तरह प्रसा था, वहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? तो फ्रेडरिक विलियम जर्मन का राष्ट्र के नेतृत्व को करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत शानदार लाइन है, फ्रेडरिक जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था। कैसा शासक था? तो एकदम धिकल किस्म का। धिकल मैंने समझ रहे हैं ना, रूढ़िवादी, पुराने विचारों को लेकर चलेगा। निरंकुश, जिसको जनता से कोई मतलब ही नहीं है, देश दुनिया में क्या हो रहा है ये अपने में मस्त है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसने यह व्यवस्था में मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। ठीक, वो संघर्ष से बचना चाहता था। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिण राज्य के एकीकरण के इस प्रस्ताव में के विरोध में थे। इस गतिरोध में एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया, मतलब समस्या उत्पन्न ये कर दिया आके। अब नीचे वाले लाइन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया। फ्रेडरिक का जैसे ही देहांत हो गया तो उसका भाई विलियम प्रसा का शासक बना। ठीक, अब बताइए, अब फिर ये मत सोचिएगा कि प्रसा क्या था। जैसे ऑस्ट्रिया था वैसे ही ये जब प्रसा है, ऑस्ट्रिया उसमें था, प्रसा इसमें है। विलियम राष्ट्रवादी विचारकों का पोषक था। अब बताओ भाई, कोई राष्ट्रवादी विचार का पोषक आ जाए या समर्थक आ जाए तो और आसान हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। कौन? बिस्मार्क। ये सेना के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान करेंगे, देखिएगा आगे। अब हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने गैरीबॉल्डी के बारे में पढ़ा था, तो अब यहाँ पे बिस्मार्क के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मार्क, ओके, आइए देखते हैं। बिस्मार्क जो थे वो किसके विचारों से जो प्रभावित थे? तो हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। मैंने पीछे भी अंडरलाइन करवाया है, यहाँ पे भी कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है जो सबसे शानदार, जानदार एवं दमदार चीज, कि वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए, ठीक, मन समर्थन कर रहे हैं निरंकुश राजतंत्र का, जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गए थे। मतलब निरंकुश जो शासक थे या वहाँ का जो सिस्टम था उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऊपर अंदर से ये अपने देश, अपने राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं। उनकी कूटनीति की सफलता ही थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्र हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी हो, सभी ने उसे अपने विचारों से समर्थन समझते थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। अभी हम बताएं कि इन्होंने सेना के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया। कौन? जर्मनी के एकीकरण के लिए। उन्होंने, यहाँ पे नोट कीजिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला MCQ कि रक्त एवं लौह की नीति किसने दी थी? तो बिस्मार्क ने। याद रखिएगा, अंडरलाइन करवा दिए हैं, किताब में कर लीजिए। जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे बस आपको करते चलना है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा लाइन अब इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने टोटल यहाँ पे आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक, अंडरलाइन यहाँ पे नहीं करना है, इसको एक बार पढ़ लेना है। इसमें इम्पोर्टेंट उतना कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ से है कि पूर्व में ही उन्होंने फ्रांस के समझौता कर लिया था। कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क का बात हो रहा है तो वही ना आएंगे। अच्छा, बिस्मार्क का फोटो हम लोग नहीं देखे है ना, जैसे उन लोगों का देखो यही है बिस्मार्क, मुँह छोछ पूरा लोग रख रहे थे पहले भी, देख रहे हो, एकदम देखने से तेज तरार आदमी तो लग ही रहे हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक, फ्रांस तटस्थ रहे। ठीक, जो फ्रांस था वो बीचों बीच वाला सिस्टम अपना लिया। इसके लिए उन्होंने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में इटली के को ऑस्ट्रियाई क्षेत्र पर आक्रमण करना था। अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 में प्रसा के खिलाफ सेडविया युद्ध की घोषणा कर दी। नोट कीजिए। अपना अपमान का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ
सेडोवा की युद्ध की घोषणा की थी। कब? 1866 में। किसने? प्रसा, ऑस्ट्रिया ने। किसके खिलाफ? प्रसा के खिलाफ। कौन सा युद्ध? सेडोवा का युद्ध। क्या किया? तो घोषणा किया कि अब हम लड़ेंगे। अब आओ देखते हैं लड़ने से क्या होता है। लड़ के जीत जाएगा? ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस कर बुरी तरह पराजित हो गया। ये दादा, ऑस्ट्रिया तो फंस गया। अब का इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र पर प्रभाव जो भी था वो समाप्त हो गया। इस तरह जर्मनी का एकीकरण का 2/3 काम जो था वो पूरा हो गया। अब मात्र एक ही हिस्सा बचा था। अब आगे देखते हैं, वो भी पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से आपको देखना है कि बिस्मार्क ने इस बात पर तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया। प्रेस जानते ही हैं, प्रेस यानी मीडिया। उस वक्त प्रेस में पेपर का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे अभी भी न्यूज हम लोग देखते हैं तो न्यूज का एक बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी सूचना को पहुंचाने का। अब तो बहुत माध्यम, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं घर बैठे आराम से यूट्यूब के माध्यम से, तो उस वक्त जो था वो सूचना के प्रचार प्रसार के लिए सबसे बड़ा जो सिस्टम था वो कौन था? समाचार पत्र हो या पत्रिका हो, उसी को प्रेस हम लोग डायरेक्ट बोल देते थे। ठीक। अब यहाँ 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। नोट कीजिए यहाँ पे MCQ। 1970 ईस्वी में 1870 को 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। अब यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा, सोडान की लड़ाई में फ्रांसीसी का जबरदस्त हार हुआ। फ्रांस की सेना का हार हुआ। कौन? सेडान की लड़ाई में। तदुपरांत 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्र के बीच शांति स्थापित हुआ। याद रखिएगा, दोनों के बीच कौन ऐसा संधि है? तो फ्रैंकफर्ट। यहाँ पे फटाफट यानी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और दोनों के बीच शांति स्थापित किया गया। क्या है? लड़ो मत जीत, नहीं तो ढेर नुकसान हो जाएगा। और कुल मिला के ये आपको एक बार पढ़ लेना है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। ठीक। आपको करना क्या है? आपको लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लेना है। अगर नहीं भी पढ़ सकते हैं तो जो हम बता रहे हैं ईमानदारी से विश्वास करते हुए पढ़िए आराम से, आपके लिए पर्याप्त है। और सबसे ज़्यादा आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना है, चाहे वो सोशल साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, MCQ छूटा तो रिजल्ट रुका। ध्यान रखिएगा, MCQ पे अगर कमांड कर लिए तो 70% कम से कम आपका आएगा, कम से कम 70%। क्योंकि आधा से ज़्यादा तो आप MCQ में, अगर जैसे मान लीजिए 40 MCQ है, अगर आप 35 सही कर लेते हैं तो फर्स्ट डिवीजन आने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जो हम क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, कौन सा गेस करेंगे, वो सब याद बस कर लीजिएगा। एकदम निश्चिंत होकर आप लोग तैयारी कीजिए। परसेंटेज भी अच्छा उठेगा। फर्स्ट डिवीजन से तो कोई रोक ही नहीं सकता है, लेकिन अगर आप बात मानिएगा तो। अन्ना तो भाई आपका मन, हम क्या कर सकते हैं, हम केवल कह ही ना सकते हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं। यूनानी सभ्यता की साहित्य, प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानी के लिए प्रेरणा स्रोत था। देखिए, जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति हुआ, धीरे धीरे हर जगह क्रांति होना शुरू हो गया और वहाँ के लोग चाहते थे कि अब हम मेरे भी देश को स्वतंत्र करो, ताकि हम अपने लोकतंत्र का निर्माण करके अपने जनता के माध्यम से राजा चुने, जैसे भारत में होता है। ठीक। परंतु इसके बावजूद भी यूनान जो थे वो तुर्की साम्राज्य के अधीन थे। यूनान किसके अधीन थे? याद रखिएगा, नोट कर लीजिए यहाँ पे, तुर्की साम्राज्य के अधीन थे। अब यहाँ पे सबसे शानदार, जानदार एवं दमदार जो चीज है वो ये डब्बा में है। डब्बा खोलो, तमाशा देखो। इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट ना एकदम याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है हम आपको बता रहे हैं उसको अंडरलाइन अपने किताब में करते चलिए। पूरा पढ़िए या मत पढ़िए कोई बात नहीं है, लेकिन जो हम अंडरलाइन करवा रहे हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अंडरलाइन यहाँ पे करना है दोस्तों। कलर चेंज ब्लू से, जो देखिए जो लाल से कलर कर रहे हैं वो आपको एकदम 110% देख के ही लाइन जाना है। हितोरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की गई। इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित करके स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। नोट कीजिए लाल रंग से। कौन था भाई? कौन संस्था का नाम था? तो हितेरिया फिलाइक नाम का संस्था था।
कहाँ इसका स्थापना हुआ? तो ओडेसा नामक स्थान पे हुआ था। क्या इसका काम था? तो तुर्की शासन के खिलाफ जो यूनान था उसको निष्कासित करना, ठीक, मतलब हटा के उसको अलग करना ताकि वो अपना स्वतंत्र जीवन जी सके। अब यहाँ पे लॉर्ड बायरन यूनानी की स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गए। याद रखिएगा, लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाले व्यक्ति थे। आ जाएगा क्वेश्चन कि यूनान की स्वतंत्रता संग्राम के लिए कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया या बलिदान दिया या शहीद हुए? तो लॉर्ड बायरन, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए, आइए इसी के आगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 1821 में अलेक्जेंडर चिम्पसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह हो गया। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, किंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिफ के दबाव के कारण खुलकर सामना नहीं करना चाहता था, ठीक। मतलब मन तो था लेकिन दबाव में था, इसीलिए वो नहीं कर पा रहा था, ठीक। आगे यहाँ पे तुर्की की सेना जो थी तुर्की के खिलाफ, सॉरी यहाँ पे तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। कौन? संयुक्त सेना जो निवरानियों की खाड़ी में एकत्र हुई थी। तीनों देश की जो सेना थी, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। कौन कौन? इंग्लैंड, यहाँ पे हम नोट करवा दे रहे हैं, एक मिनट। यहाँ पे तीनों का जो सेना था, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, तुर्की के खिलाफ युद्ध में वो इकट्ठा हुआ, ठीक। अब यहाँ पे तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई। अब तीन गो, मतलब फ्रांस अपने में फ्रांस है, इंग्लैंड तो ये है भाई, और रूस जानते ही हैं, आज के समय में भी रूस और यूक्रेन का जो चल रहा है देख ही रहे हैं, ठीक। इसमें क्या हुआ? तुर्की की बुरी तरह पराजित हुई और अंततः 1829 में एड्रियानिपोल की संधि हुई। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, एड्रियानिपोल की संधि कब हुई थी? तो 1829 में, ठीक। किसके खिलाफ? तो तुर्की के खिलाफ। नेक्स्ट लाइन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। कब? 1832 में। अब बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। इस तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव भी जाता रहा, ठीक। समझ गए? जिस तरह ये था उसी तरह अब हम लोगों को आगे हंगरी का पढ़ना है। इसमें ज़्यादा नहीं है, बस 2-2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये सब छोटे छोटे थे। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा और सभी जगह धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने लगी। तो सबको नहीं देखना है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को देखना है। जो इम्पोर्टेंट है लाल रंग से हम करवा ही रहे हैं। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ का राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ? हंगरी। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट आ जाता है, याद रखिएगा, बुदापेस्ट। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। आंदोलन का जो नेतृत्व था वो कोसुत तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारियों के द्वारा किया जा रहा था। कौन आंदोलन? जो हंगरी में हो रहा था। यहाँ पे नोट कर लीजिए, अब हंगरी का कहानी शुरू हो गया है। हंगरी मतलब भूखा प्यासा, ठीक। मतलब बता रहे थे, हंगरी देश है छोटा सा। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्रांस के लुई फिलिप जो थे वो किस आंदोलन से थे? तो हंगरी वाले से थे। इनके मृत्यु पर सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ा? तो हंगरी का जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब आइए यहाँ पे वाला जो लाइन है, 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की स्थापना की मांग स्वीकार की गई। कौन मांग लिया? तो ऑस्ट्रिया की सरकार मान गया। लाइन पे धीरे धीरे आ गया। अब यहाँ पे आपको देखना है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको पढ़ लेना है। पोलैंड वाला पढ़ लेना है, 2 लाइन का है, देख ही रहे हैं। उसके बाद बोहेमिया पढ़ लेना है, केवल पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों बात हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन वाला लाइन यहाँ पे हम आपको करवा देंगे, जो सॉरी करवा चुके हैं ऑलरेडी, जो उधर से आता है। परिणाम आपको बस पढ़ लेना है, ठीक। लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। समय तो नहीं भी है तो आप स्किप इसको कर सकते हैं, जिस तरह मेरा जो ऐड आता है उसको आप लोग स्किप करते हैं, ठीक। देखिए, जैसे में हम बता ही रहे थे कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ में ही आरंभ हो गया था। यूरोप में, पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन का जो बीज था वो फ्रांसीसी क्रांति से ही जन्म ले चुका था। आगे वाले पेज पे है, बस इसको पढ़ लेना है। ये लास्ट पेज था। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं,
ठीक है, एमसीक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए पहला एमसीक्यू, इस एमसीक्यू जो किताब में है या जो हम करवा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के में आते हैं। ठीक, यूरोप। कौन? इटली और जर्मनी दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रांस के किस शासक वर्ग वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो याद करिए, बुर्बो राजवंश के बारे में मैंने बताया था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनोरी। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो कौन था? तो यही एक था जो बदमाशी कर रहा था, ऑस्ट्रिया। पता ही है, अभी मैंने बताया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री, अभी हम बताए हैं। एकदम रट जाइएगा, जो किताब में एमसीक्यू है उसको तो सबसे पहले 100% याद कर लीजिएगा, और जैसे ही हम करवाएंगे 50 एमसीक्यू लगभग, उसको भी आपको देख लेना है। गैरीबोल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। हम बोले थे ना कि एकदम ये सब क्वेश्चन आते हैं। आइए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालवेरिन नाम एक संस्था थी, तो ये जालवेरिन नाम की संस्था कौन थी? तो व्यापारियों की थी। आइए नेक्स्ट, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो सेना के क्षेत्र में अभी मैंने बताया था कि बहुत काम किए थे सेना को संगठित करने का, और बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अंडरलाइन भी हम करवाए हैं पीछे, तो देख लीजिए जो अंडरलाइन करवा रहे हैं वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट 1871, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो किसके लिए? तो यूनान का। ठीक, 1829 में एड्रियानिपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तो अभी हम बताए थे, लात तो खा के अपना खत्म हो गया। 3 देश थे, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। ठीक, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस, 3 देश के खिलाफ इसका संधि हुआ था। कब? 1829 में। किसके खिलाफ? तो तुर्की के खिलाफ। ठीक, तो ये था एमसीक्यू इसमें 12। इसके बाद जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, अगर आप लोग कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो देखिए ये मेरा पढ़ा हुआ था तो मैंने कर लिया था इसको। इसका पीडीएफ अगर आप लोग बोलेंगे तो हम भेज देंगे। ठीक, प्रश्न उत्तर आपको खुद से लिख लेना है, क्योंकि हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन हम पढ़ के बता दिए हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन है भी, और इसमें से क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। देख लीजिए यहाँ पे टोटल है, आपको कर लेना है कि कौन 150 शब्द में है, लघु है, कौन अति लघु है। ठीक, ये सब हम ऑलरेडी बताए हैं, कर लीजिएगा तो ठीक है। नहीं कर पाएंगे तो हमको आप लोग मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी मन हो कीजिएगा, बता दीजिए, या कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए कि आप लोग कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम इसका क्वेश्चन आंसर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, लेसन 1। और इसी के साथ हम एक बात बता दे रहे हैं कि आपको अब क्या करना है कि अगर पढ़ाई करना है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और एक लड़का, कम से कम एक लड़के को, ज़्यादा नहीं, एक लड़के को ही शेयर करेगा। एक लड़के को, अधिक से अधिक आपके ऊपर है। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक लड़के को शेयर जरूर कर दीजिए। और साथ ही आपको हम बता दें कि मैट्रिक के तैयारी के लिए सभी विषय का पढ़ाई यहाँ पे मुफ्त हो रहा है। और जैसे ही किसी भी विषय में हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी का भी जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसका एमसीक्यू, जैसे आज ये हुआ तो संडे को तो छुट्टी रहता है, मंडे को आपको इसका एमसीक्यू मिल जाएगा, लगभग 50, कम से कम 50 तो मिल ही जाएगा। ठीक, तो हर जानकारी को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और आपको कोई भी नोटिस टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में पहले मिल जाएगा, और यूट्यूब पे भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ पर्सनल बात पूछना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित तो इंस्टाग्राम का लिंक, तीनों सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो रहने देते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए, तीनों जरूरी है एक अच्छी पढ़ाई के लिए। और जो तरीका बता रहे हैं बस पढ़ाई करते हुए चलिए, आपका एकदम
जो वो ऐसा नंबर आएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। चलिए अब इजाज़त दीजिए हमको भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एमसीक्यू वाले वीडियो में। उसके बाद इसका लेसन 2 अपलोड हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।